हेलो एवरीवन, वेलकम टू रैंकर कोचिंग चैनल। आज मैं आपको +2 के अकाउंट्स का टर्म 1 का एक सैम्पल पेपर यहाँ पर सॉल्व करके दिखाऊंगी, जो कि 40 मार्क्स का होगा और टाइम 90 मिनट्स का होगा। और पेपर कुछ इस तरह से इंस्ट्रक्शंस दी होंगी और नीचे क्वेश्चंस होंगे। 50 क्वेश्चन आएंगे, उनमें से आपको 40 क्वेश्चन अटेंड करने हैं और आपको एक OMR आंसर शीट दी जाएगी, जिसका फॉर्मेट कुछ इस तरह से होगा। और यहाँ पर आपको हर क्वेश्चंस के आगे 4 ऑप्शंस गिवन होंगी, A B C D। तो जैसे कि मान लो क्वेश्चन नंबर 1 का B ऑप्शन सही है, मतलब B जो ऑप्शन दी गई है उसका आंसर करेक्ट है, तो आपको B ऑप्शन के ऊपर इसको पूरा डार्क करना है। तो इस तरह से OMR आंसर शीट में आपको सारे 40 क्वेश्चन अटेंड करने हैं। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चंस किस तरह से हो सकते हैं। तो यहाँ इस पेपर में MCQs टाइप क्वेश्चन आएंगे और रीज़न एंड असर्शन बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, केस स्टडीज़ दी होंगी और उनमें से क्वेश्चन आपको अटेंड करने हैं। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन अटेंड करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, अ मैनेजर गेट्स 5% कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, ग्रॉस प्रॉफिट रुपीज़ 2,90,000 एंड एक्सपेंसेस ऑफ इनडायरेक्ट नेचर अदर देन मैनेजर्स कमीशन आर रुपीज़ 80,000, कमीशन विल बी। तो यहाँ पर मैनेजर का कमीशन हमें कैलकुलेट करना है। तो चलिए देखते हैं किस तरह से ये कैलकुलेट किया जाएगा। तो यहाँ पर जो ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है वो GP 2,90,000 गिवन है, उसमें से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हमने माइनस करने हैं, क्योंकि ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जब ग्रॉस प्रॉफिट को कैरी फॉरवर्ड करते हैं तो उस टाइम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को डिडक्ट कर देते हैं, जो कि यहाँ पर 80,000 रुपीज़ गिवन है। तो ये आ गया GP 2,10,000। अब यहाँ पर जो मैनेजर का कमीशन है वो आपने यहाँ ध्यान रखना है कि जो 5% कमीशन और नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग है या बिफोर चार्जिंग है। अगर बिफोर चार्जिंग है तो आपने सीधा ही यहाँ पर 5/100 करके कमीशन कैलकुलेट करना है, और अगर आफ्टर चार्जिंग कमीशन गिवन है मैनेजर का तो फिर आपको 5/100 + 5 करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा 105, और जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा 10,000 रुपीज़। ठीक है, तो इस तरह से मैनेजर का कमीशन आ जाएगा 10,000। तो इसमें से जो सही ऑप्शन होगा वो B ऑप्शन होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बैलेंस ऑफ पार्टनर्स करंट अकाउंट आर। पार्टनर्स के करंट अकाउंट का बैलेंस इन ऑप्शंस में से सही ऑप्शन आपको चूज़ करनी है। तो जो पार्टनर्स के करंट अकाउंट का बैलेंस होता है वो क्रेडिट बैलेंस होता है, तो सही ऑप्शन यहाँ पर जाएगा B। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एवरी पार्टनर इज बाउंड टू अटेंड diligently टू हिज ब्लैंक्स इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। तो हर एक पार्टनर को अपनी ड्यूटी जब परफॉर्म करते हैं तो बहुत ही ध्यान से diligently वो परफॉर्म करनी चाहिए, तो सही ऑप्शन होगा D। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से है, द रेशो इन विच वन और मोर पार्टनर्स ऑफ द फर्म फॉरगोज और sacrifice their share of profit in favor of one or more partners of the firm is known। तो जो शेयर सेक्रीफाइस करते हैं उसे क्या कहेंगे, इन ऑप्शंस में से हमें चूज़ करना है। तो ऑप्शन A सैक्रिफाइसिंग रेशो इसका सही ऑप्शन है। जो सैक्रिफाइस किया जाता है वो सैक्रिफाइसिंग रेशो में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ, सैक्रिफाइसिंग रेशो कैसे कैलकुलेट की जाएगी। तो सैक्रिफाइसिंग रेशो ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो करके कैलकुलेट की जाती है, तो सही ऑप्शन होगा B। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिक्स्थ क्वेश्चन। तो सिक्स्थ क्वेश्चन में न्यू पार्टनर्स कैन बी एडमिटेड इनटू पार्टनरशिप विद द कंसेंट ऑफ। तो अगर नया पार्टनर एडमिट हो रहा है तो उसके लिए सभी पार्टनर्स की कंसेंट होना ज़रूरी है, तो सही ऑप्शन होगा C।
7th क्वेश्चन देखिए, ऑन द एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, मतलब कि नया पार्टनर एडमिट किया जा रहा है, तो उस टाइम फिर ओल्ड फर्म इज़ डिसॉल्व, ओल्ड पार्टनरशिप इज़ डिसॉल्व, तो सही ऑप्शन यहाँ पर बी होगा, क्योंकि जो ओल्ड पार्टनरशिप एग्रीमेंट है वो डिसॉल्व हो जाएगा, एक नया एग्रीमेंट बनेगा, तो सही ऑप्शन यहाँ पर होगा बी। 8th क्वेश्चन इस तरह से है, बी एंड एन आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2, दे एडमिट एज अ पार्टनर फॉर 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट, एस एक्वायर्स ही शेयर फ्रॉम बी एंड एन इन द रेशियो ऑफ 2:1, द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी। यहाँ ऑप्शंस गिवन है, तो सही ऑप्शन हमें चूज़ करना है, इसलिए हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक्चुअली गिवन है कि जो 1/4 शेयर है वो एक्वायर किया गया बी एंड एन से 2:1 रेशियो में। तो यहाँ देख लेते हैं कि बी एंड एन ने कितना सैक्रिफाइस किया है, तो बी ने जो सैक्रिफाइस किया होगा वो 1/4 शेयर एक्वायर किया 2/3 इस रेशो में, तो ये आ जाएगा 2/12, ठीक है। और बात करें एन की, तो एन ने जो सेक्रीफाइस किया वो क्या 1:3 करेंगे, ये 2:1 रेशो, यहाँ पर हम 1/3 ले रहे हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1/12, ठीक है। तो अब बी का शेयर हमें निकालना है, ये तो बी ने जो सैक्रिफाइस किया है 2/12 एंड एन ने सैक्रिफाइस किया 1/12। अब हमें ये निकालना है कि उनका शेयर कितना होगा। तो बी का जो ओल्ड शेयर था वो था 3/5, ठीक है, और उसने जो सैक्रिफाइस किया वो 2/12 जो अभी हमने कैलकुलेट किया यहाँ ऊपर, तो इसका हम ले लेंगे नीचे एलसीएम, और ये 36 एंड ये 10 आ जाएगा एंड 26/60। इसी तरह से एन का भी हम कैलकुलेट करेंगे 2/5, और सैक्रिफाइस इसका 1/12 है, तो यहाँ 60 और ये 24 एंड 5 और ये 19/60 आ जाएगा। और जो एस का शेयर होगा 1/4 शेयर है, क्योंकि हमें जो डिनोमिनेटर है वो 60 लेकर आना है इनके इक्वल, तो हमें 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर भी करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 15/60। तो जो न्यू शेयर आया बी एंड एन एस का वो 26, 19 एंड 15 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन में ऑप्शंस गिवन है, उनमें से डी के साथ ये वाला आंसर मैच हो रहा है, तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन आएगा वो डी है, 26:19:15, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। शेयर होल्डर्स आर द कस्टमर्स ऑफ द कंपनी, ऑनर्स ऑफ द कंपनी, क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी, एंड डी इज़ नन ऑफ दिस। तो जो शेयर होल्डर्स हैं वो ऑनर होते हैं कंपनी के, तो ऑप्शन बी सही है। अ कंपनी में इशू इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, बोथ एंड नन ऑफ द अबव। तो एक कंपनी दोनों ही तरह के शेयर इशू कर सकती है, इक्विटी भी और प्रेफरेंस भी, तो सही ऑप्शन होगा सी। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11th देख लेते हैं। तो शेयर होल्डर्स कंपनी से क्या रिसीव करते हैं? शेयर होल्डर रिसीव फ्रॉम द कंपनी इंटरेस्ट, प्रॉफिट, कमीशन एंड डिविडेंड। तो शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिलता है, तो ऑप्शन डी सही। क्वेश्चन नंबर 12 है, इफ़ अ शेयर ऑफ ₹10 इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ ₹2 ऑन विच द फुल अमाउंट हैज़ बीन कॉल्ड एंड ₹8 इंक्लूडिंग प्रीमियम पेड इज forfeited, द शेयर कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड विथ। तो यहाँ पर एंट्री इस तरह से पास की जाएगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर forfeited अकाउंट टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट, ठीक है।
और ये एक शेयर है 10 रुपये का है, ठीक है, तो यहाँ पर ये आ जाएगा। और हमें 8 रुपीज़ यहाँ पर मिल चुके हैं, रिसीव हो चुके हैं, तो 8 यहाँ फॉरफिटर के सामने आ जाएगा और कॉल्स इन एरियर में 2 आ जाएगा इधर। तो इसने पूछा था कि शेयर कैपिटल कितने से डेबिट किया जाएगा, तो 10 रुपीज़ से डेबिट किया जाएगा। तो सही ऑप्शन जो इस क्वेश्चन में होगा वो है बी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रीपेड रेंट क्या है? करंट एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स, करंट लाइबिलिटी, नन ऑफ दिस। तो ये एक एसेट्स है और करंट एसेट्स है, तो सही ऑप्शन ए होगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, बैंकर्स एंड लैंडर्स आर इंटरेस्टेड इन फाइनेंशियल एनालिसिस टू जज। तो यहाँ पर 4 ऑप्शंस गिवन हैं, तो इनमें से जो बैंकर्स एंड लैंडर्स हैं वो किस में इंटरेस्टेड होंगे वो हमें कैलकुलेट करना है। तो इनमें से जो सही ऑप्शन आएगा वो होगा डी, बोथ बी एंड सी, लिक्विडिटी एंड सॉल्वेंसी। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, 15 नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। तो यहाँ पर प्रोप्राइटरी रेशो, ऑपरेटिंग रेशो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो एंड नेट प्रॉफिट रेशो गिवन है। तो इनमें से कौन सी प्रॉफिटेबिलिटी रेशो नहीं है? तो सही ऑप्शन होगा ए, प्रोप्राइटरी रेशो, ठीक है। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन 16 से लेकर 24 तक क्वेश्चंस रीजन एंड असर्शन बेस्ड क्वेश्चन है। तो यहाँ पर लिखा है ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस कंसिस्ट्स ऑफ 2 स्टेटमेंट्स, वन इज असर्शन एंड द अदर इज रीजन, गिव आंसर। यहाँ पर ये 4 ऑप्शंस गिवन है और आगे क्वेश्चन गिवन है। क्वेश्चन 16 देखिए, असर्शन गिवन है पार्टनरशिप इज अ बिजनेस एंटिटी विच इज नॉट सेपरेट फ्रॉम इट्स पार्टनर्स इन एनी सर्कमस्टांसेस, ठीक है, ये असर्शन है। और रीज़न है पार्टनर्स आर म्यूचुअल एजेंट्स ऑफ ईच अदर सो फॉर एज द बिजनेस ऑफ द फर्म इज कंसर्न्ड, ठीक है। तो यहाँ पर असर्शन गिवन है और साथ में रीज़न भी गिवन है। तो अगर हम असर्शन की बात करें कि जैसे पार्टनरशिप कहता है कि बिजनेस एंटिटी विच इज़ नॉट सेपरेट फ्रॉम इट्स पार्टनर इन एनी सर्कमस्टांसेस, तो ये फॉल्स है। तो और अगर रीज़न की बात करते हैं तो ये जो फैक्ट है रीज़न में, ये अपने आप में ट्रू है, ठीक है। पार्टनर्स और म्यूचुअल एजेंट्स होते हैं एक दूसरे के, ये बिजनेस में पार्टनर्स, तो ये ट्रू है। और ये जो स्टेटमेंट असर्शन में जो स्टेटमेंट दी गई है वो फॉल्स है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी है, असर्शन इज़ फॉल्स बट रीज़न इज़ ट्रू। तो क्वेश्चन नंबर 16 में डी ऑप्शन जो है वो सही ऑप्शन होगा। अब क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, यहाँ पर असर्शन गिवन है इट इज़ कंसीडर्ड डिज़ायरेबल टू मेक द पार्टनरशिप एग्रीमेंट इन राइटिंग। तो ये बात सही है कि अगर रिटर्न में एग्रीमेंट बनाया जाए तो वो सही रहता है, ठीक है, तो ये ट्रू है। आगे इसका रीज़न दिया है पार्टनरशिप एग्रीमेंट सर्व्स एज एन एविडेंस इन द कोर्ट ऑफ लॉ। तो अगर बाय चांस कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है तो और लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो एज एविडेंस वो पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो कि रिटर्न रेडी किया गया था उसको कोर्ट में पेश किया जा सकता है। तो इसका जो रीज़न है, असर्शन का जो रीज़न है वो भी सही है, ट्रू है। और एक्चुअली ये जो स्टेटमेंट है असर्शन में है, इसको ही ये एक्सप्लेन कर रहा है रीज़न। तो ये ऑप्शन होगा ए, बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू एंड रीज़न इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो आंसर आएगा वो होगा ए, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18, असर्शन गिवन है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द पार्टनर्स इंक्रीज द कंबाइंड शेयर ऑफ द पार्टनर्स, ठीक है। तो इसका रीज़न देखिए, पार्टनर्स हुज प्रॉफिट शेयर हैव डिक्रीज एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आर नोन एज सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। तो यहाँ पर जो असर्शन गिवन है, ठीक है, वो फॉल्स है।
ठीक है, क्योंकि देखिए चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द पार्टनर्स इंक्रीज द कंबाइंड शेयर को वो इंक्रीज कैसे करेगा, वो तो शेयर तो उतना ही रहता है, सिर्फ वो चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। और जो इसका रीज़न दिया गया है, इस फैक्ट को देखते हैं कि सही है या नहीं। पार्टनर्स हुज प्रॉफिट शेयर हैव डिक्रीज्ड एज ए रिजल्ट ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आर नोन एज सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। हाँ, तो जिसका शेयर कम होगा, उसने कुछ सैक्रिफाइस किया होगा, तो उसको हम सैक्रिफाइसिंग पार्टनर ही बोलेंगे। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है जो कि रीज़न में दी गई है, लेकिन ये असर्शन का एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आएगा वो होगा डी। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो सही आंसर है वो डी है। अब क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, असर्शन है इट इज़ नेसेसरी टू एडजस्ट गुडविल एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो गुडविल को एडजस्ट किया जाए, तो ये सही बात है, ट्रू है। अब रीज़न इसका क्या दिया गया है वो देखिए, एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो गेनिंग पार्टनर्स कंपनसेट सैक्रिफाइसिंग पार्टनर बाय पेइंग हिम गुडविल। तो ये भी ट्रू है। ठीक है, यानी कि जो असर्शन गिवन है उसका ही ये एक्सप्लेनेशन दिया गया है रीज़न में। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए, बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू एंड रीज़न इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। तो यहाँ पर ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, यहाँ पर असर्शन गिवन है रीवैल्यूएशन अकाउंट इज डेबिटेड टू ट्रांसफर गेन ऑन रीवैल्यूएशन टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो ये भी ट्रू है। ठीक है, एंड रीज़न पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिटेड विद हिज शेयर ऑफ गेन ऑन रीवैल्यूएशन अकाउंट। जो भी उनका गेन होगा वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा, ये भी ट्रू है। तो दोनों ही ट्रू है, लेकिन क्या ये आपस में इनका कोई रिलेशन है? तो देखिए असर्शन क्या बोल रहा है, रीवैल्यूएशन अकाउंट इज डेबिटेड to transfer gain on revaluation to old partners capital account in their old profit sharing ratio because partners capital account is credited with his share of gain। तो ये आपस में रिलेट नहीं हो रहे हैं, हालांकि ये दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू हैं। तो इनका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा बी, both the assertion and reason are true but the reason is not the correct explanation of the assertion। तो क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन होगा बी। अब 21 क्वेश्चन नंबर देखिए, एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज कैलकुलेटेड इवन फॉर द ओल्ड पार्टनर्स। ठीक है, तो ये ट्रू है, क्योंकि न्यू जो ओल्ड पार्टनर है उनका भी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट किया जाता है। इसका रीज़न है a new partner acquires his share in profits from old partners which reduces old partners share in profit। यानी कि जो नया पार्टनर है एक्वायर करता है अपना जो शेयर है वो ओल्ड पार्टनर से, जो जिसके कारण क्या होता है कि जो ओल्ड पार्टनर है उनका शेयर भी कम हो जाता है। तो सही रीज़न है ये। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि जो असर्शन में स्टेटमेंट है उसको ही आगे एक्सप्लेन किया गया है रीज़न में। तो सही ऑप्शन इसका ए होगा। देखिए ए में दोनों ही ट्रू है, असर्शन एंड रीज़न, और जो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन की रीज़न में। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 22 नंबर क्वेश्चन। असर्शन गिवन है कंटीजेंट लाइबिलिटी आर शोन इन द बैलेंस शीट अंडर द हैंडिंग ऑफ करंट लाइबिलिटी। तो ये गलत है। कंटीजेंट लाइबिलिटी तो एक्चुअली बैलेंस शीट के नीचे एज ए फुट नोट दिखाई जाती है, तो ये सही नहीं है, ये फॉल्स है। ठीक है, और इसका जो रीज़न दिया गया है वो देखिए, रीज़न दिया गया है इधर, कंटीजेंट लाइबिलिटी आर दोज लाइबिलिटी विच मे और मे नॉट अराइज बिकॉज दे आर डिपेंड ऑन एन इवेंट हैपनिंग इन फ्यूचर। तो ये जो फैक्ट दिया गया है रीज़न में ये सही है, क्योंकि जो कंटीजेंट लाइबिलिटी होती है वो अराइज हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, ये डिपेंड करेगा जो फ्यूचर में कोई घटना घटित होगी या जो भी इवेंट होगा। तो ये ट्रू है, जबकि जो इसका असर्शन था वो फॉल्स था।
तो इसका जो सही ऑप्शन जाएगा वो डी होगा, असर्शन इज़ फॉल्स बट रीज़न इज़ ट्रू। तो ये क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर डी होगा। अब क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। 23 क्वेश्चन नंबर में असर्शन गिवन है, हॉरिजेंटल एनालिसिस इज मेड टू रिव्यू एंड एनालाइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर अ नंबर ऑफ ईयर्स। तो जो हॉरिजेंटल एनालिसिस जो हम बनाते हैं बैलेंस शीट, उसमें नंबर ऑफ ईयर्स मतलब अलग अलग ईयर्स के हम डाटा दे सकते हैं, वहाँ पर अमाउंट दिखा सकते हैं, ठीक है। तो यही कह रहा है ये कि हॉरिजेंटल एनालिसिस इज मेड टू रिव्यू एंड एनालाइज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर नंबर ऑफ ईयर्स। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है अपने आप में, एंड देखते हैं इसका रीज़न भी सही है कि नहीं। हॉरिजेंटल एनालिसिस इज़ अ टाइम सीरीज एनालिसिस, यस ये टाइम सीरीज एनालिसिस है, लेकिन ये जो स्टेटमेंट दी गई है कि नंबर ऑफ ईयर्स के स्टेटमेंट को ये एनालाइज कर देता है और टाइम सीरीज एनालिसिस, तो ये आपस में रिलेट नहीं कर रहे हैं। तो जो सही ऑप्शन इसका होगा वो होगा बी, यानी कि दोनों ही ट्रू है, बट जो असर्शन गिवन है उसका सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो क्वेश्चन 23 का ऑप्शन बी करेक्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। असर्शन गिवन है, करंट रेशो एस्टेब्लिशेस रिलेशनशिप बिटवीन करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटी। तो करंट रेशो करंट एसेट्स एंड लाइबिलिटी के बीच का ही ये रिलेशन दिखाता है, ट्रू स्टेटमेंट है। रीज़न है करंट रेशो इज़ अ पार्ट ऑफ द एक्टिविटी रेशो। तो ये वाला सही नहीं है, करंट रेशो एक्टिविटी रेशो का पार्ट नहीं है, तो ये फॉल्स है। तो ये ट्रू है, ये फॉल्स है। तो जो सही ऑप्शन यहाँ पर होगा वो होगा सी, असर्शन इज़ ट्रू बट रीज़न आर इज़ फॉल्स। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर सी होगा। अब आगे क्वेश्चंस हैं 25 से लेकर 28 तक। रीड द फॉलोइंग हाइपोथेटिकल टेक्स्ट एंड आंसर द गिवन क्वेश्चंस। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन गिवन है, मतलब केस स्टडी गिवन है। इसमें से कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर नीचे दिए गए हैं, 4 क्वेश्चंस गिवन हैं, तो इनके आंसर हमें निकालने हैं। पहले हमें ये केस स्टडी पढ़नी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी कि क्या इसमें दिया गया है। तो चलिए इसको रीड करते हैं। तो यहाँ पर सीमा, तनुजा एंड तृप्ति वर पार्टनर्स इन अ फर्म ट्रेडिंग इन गारमेंट्स। 3 ये पार्टनर्स हैं। दे वर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ 5:3:2। तो इनका जो शेयरिंग रेशो है वो इस तरह से है। द फिक्स्ड कैपिटल ऑन 1 अप्रैल 14 वर 3 लाख, 4 लाख एंड 8 लाख रिस्पेक्टिवली। इनके कैपिटल्स गिवन है फिक्स्ड। आफ्टर द फ्लड इन उत्तराखंड ऑल द पार्टनर्स डिसाइडेड टू हेल्प द फ्लड विक्टिम्स पर्सनली। तो ये तीनों ही चाहते हैं कि जो फ्लड में थे लोग उनकी हेल्प की जाए। फॉर दिस, इसके लिए सीमा विड्रू 20,000 फ्रॉम द फर्म ऑन 15 सितंबर 2014 को। तो जो सीमा है, ठीक है, उसने 20,000 रुपये विड्रॉ करवा लिए फर्म से। तनुजा जो कि सेकंड पार्टनर है, तनुजा इंस्टेड ऑफ विड्रॉइंग कैश फ्रॉम द फर्म टुक द गारमेंट अमाउंटिंग टू ₹24,000 फ्रॉम द फर्म एंड डिस्ट्रीब्यूटेड दोज टू द फ्लड विक्टिम्स। तो इसने, तनुजा ने पैसे तो नहीं निकाले, कैश नहीं निकाला, लेकिन जो गारमेंट की उनकी कंपनी है वहाँ से उसने गारमेंट्स लिए और उनको डिस्ट्रीब्यूट किया अमंग द फ्लड विक्टिम्स। और जो थर्ड पार्टनर है तृप्ति, यहाँ पर देखिए, ऑन द अदर हैंड तृप्ति विड्रू ₹2 लाख फ्रॉम हर कैपिटल ऑन 1 जनवरी 2015 and provided a mobile medical van in the flood affected area। ठीक है, तो उसने जो कैपिटल लगाई थी उसमें से ही कुछ अमाउंट विड्रॉ कर दी। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग at 6% per annum and interest on capital was allowed at 10%। तो ये ड्राइंग का रेट गिवन है और यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ये रेट गिवन है, परसेंटेज गिवन है। तो यहाँ पर अब क्वेश्चंस इस तरह से हैं
तो इंटरेस्ट ऑन सीमास कैपिटल विल बी, तो यहाँ पर 4 ऑप्शंस गिवन है, हमें कैलकुलेट करना है कि जो सीमा ने विड्रू की थी अमाउंट, ठीक है, 20,000, वो तो नहीं पूछा है, लेकिन सीमा की कैपिटल पर कितना इंटरेस्ट उसको मिलेगा वो कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन सीमास कैपिटल कैलकुलेट करना है, 4 ऑप्शंस गिवन है। तो चलिए देखते हैं किस तरह से ये कैलकुलेशन की जाएगी। तो यहाँ पर जो सीमा की कैपिटल थी वो 3 लाख रुपीज़ थी और जो इंटरेस्ट रेट है वो 10% है। तो 3 लाख का 10% आ जाएगा 30,000, ठीक है। तो जो अमाउंट आएगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की वो यहाँ पर सही ऑप्शन इसका होगा ए, 30,000। अब नेक्स्ट देखिए, इंटरेस्ट ऑन तनुजाज ड्राइंग विल बी, तो तनुजा ने कितना विड्रू किया था, मतलब कि उसने कैश तो नहीं निकलवाया था, लेकिन गारमेंट्स जो वो फर्म बनाती थी वो उतने अमाउंट की डिस्ट्रीब्यूट की थी। तो 24,000 ही उसकी ड्राइंग मानी जाएगी। तो 24,000 का 6% हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है, और क्योंकि पीरियड यहाँ पर गिवन नहीं है कि एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ या एंड ऑफ द मंथ उसने विड्रू किया है, तो हम एवरेज ही इसका लेंगे और 6.5 एवरेज पीरियड इसका ले लेंगे। तो इसका जो 24,000 ड्राइंग था उसके ऊपर 6% कैलकुलेट करेंगे, 6.5 एवरेज पीरियड लेंगे डिवाइड 12, ठीक है। और इस तरह से ये कैलकुलेट किया जाएगा। तो ये कैलकुलेशन करके 780 रुपीज़ आ जाएगा। तो इसका जो सही ऑप्शन यहाँ पर होगा वो होगा बी, ₹780, यानी कि 780। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, स्टेट वेदर द फॉलोइंग इज ट्रू और फॉल्स। तो इंटरेस्ट विल नॉट बी चार्ज ऑन तृप्तिज ड्राइंग, तो तृप्ति की ड्राइंग पर इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ट्रू, ए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्राइंग्स विल बी ट्रांसफर टू ब्लैंक्स अकाउंट, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एक्चुअली करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र किए जाते हैं। तो जो सही ऑप्शन होगा इधर वो बी होगा, करंट अकाउंट, ठीक है। अब एक और आगे हमें केस दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया है, और उसमें से हमें फिर आंसर निकालने हैं जो भी आगे हमें पूछे गए होंगे। तो क्वेश्चन इस तरह से है, क्वेश्चन है राधे लिमिटेड वॉज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1 अप्रैल 2020 विद द नॉमिनल कैपिटल ऑफ ₹3 लाख डिवाइडेड इंटू 6,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹50। तो ये ऑथोराइज्ड कैपिटल है और इतने शेयर हैं एंड पर शेयर की वैल्यू दी गई है। इट परचेज एसेट्स वर्थ ₹1 लाख फ्रॉम मैसर्स जैन लिमिटेड से, इन्होंने इतनी एसेट परचेज की हैं। इन कंसल्टेशन विद द वेंडर इट इशू 2,000 शेयर्स एज फुली पेड अप टू द वेंडर फॉर परचेज कंसिडरेशन। तो 2,000 के शेयर फुली कंसिडरेशन, यानी कि 1 लाख के लिए 2,000 शेयर इशू किए गए हैं। तो यहाँ पर हम पर शेयर की वैल्यू निकाल सकते हैं 1 लाख डिवाइड 2,000 करके, ठीक है। ऑल्सो द कंपनी ऑफर 2,000 शेयर्स फॉर पब्लिक, और उसने अलग से और 2,000 शेयर इशू किए हैं। एंड सब्सक्रिप्शन ऑफ अ प्रीमियम ऑफ ₹5 पर शेयर पेबल एज ₹15 ऑन एप्लीकेशन, 15 ऑन अलॉटमेंट, और अलॉटमेंट में ही प्रीमियम की भी अमाउंट इंक्लूड है। ₹10 on first call and ₹15 on final call. Application were received for 1,950 shares which were duly allotted. तो इतनी एप्लीकेशन रिसीव हुई, 2,000 पब्लिक को इशू किए थे, जिसमें से एप्लीकेशन हमें रिसीव हो रही है 1,950 के लिए, और उनको सभी जिन्होंने एप्लीकेशन भेजी थी उनको अलॉटमेंट कर दी गई। टिल डेट फाइनल कॉल हैज़ नॉट येट बीन मेड एंड ऑल द शेयर होल्डर्स हैव पेड
except Raju, who did not pay his first call money on 200 shares, and shares of Raju were forfeited, and these shares were issued at rupees 35 शेयर पेड अप। तो जो राजू था जिसके 200 शेयर थे, ठीक है, उसने फर्स्ट कॉल मनी पे नहीं की, पीछे का जो एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी था उसने पे कर दिया था। तो अब जब उसने पेमेंट नहीं की फर्स्ट कॉल की तो उनके शेयर को फोरफीट कर लिया गया और फिर उन 200 शेयर को आगे रीशू भी कर दिया गया 35 शेयर पेड अप, ठीक है। तो अब इसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस इधर देखिए किस तरह से है। What amount of shares have been issued to the vendor of building or machinery? What amount of share have been issued to the vendor of building or machinery? तो यहाँ पर उसको कितने के शेयर एक्चुअली दिए गए। तो जो अमाउंट की बात करें तो क्योंकि उससे 1 लाख का सामान उसने ख़रीदा था तो 1 लाख रुपीज़ के ही शेयर उसको दिए गए, तो सही ऑप्शन यहाँ पर होगा बी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन फॉरफीचर द अमाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट विल बी। तो जब फॉरफीचर की एंट्री पास की जाएगी तो शेयर कैपिटल में कितनी अमाउंट आएगी, डेबिट कितनी अमाउंट से किया जाएगा, वो यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो डेबिट किया जाएगा एक्चुअली यहाँ पर देखिए 15 रुपये एप्लीकेशन के आ जाएंगे एंड अलॉटमेंट के 10 रुपीज़ आएंगे, जिसमें कि प्रीमियम एक्सक्लूड करेंगे हम, क्योंकि प्रीमियम तो राजू ने अलॉटमेंट की अमाउंट एंड प्रीमियम की अमाउंट पेमेंट कर दिया था, तो प्रीमियम को हम नहीं लेंगे। तो 10 रुपये यहाँ आ जाएंगे और 10 रुपीज़ फर्स्ट कॉल के आ जाएंगे। तो जितनी भी कॉल्ड अप अमाउंट होती है वो हमें शेयर कैपिटल में डेबिट करनी होती है। तो 15 + 10 + 10 ये हो जाएंगे 35, और 35 को अगर हम 200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 7000 रुपीज़। तो 7000 रुपीज़ से शेयर कैपिटल को डेबिट किया जाएगा। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा वो होगा सी, ठीक है। अब नेक्स्ट है, ऑन फॉरफीचर प्रॉफिट ऑन रीइश्यू इज़ ट्रांसफर्ड टू। तो यहाँ पर 4 ऑप्शंस गिवन है। तो जो भी फॉरफीचर प्रॉफिट होता है रीइश्यू का वो कैपिटल रिजर्व में आगे ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो सही ऑप्शन बी होगा कैपिटल रिजर्व, ठीक है। और आगे क्वेश्चन नंबर 32, अमाउंट ट्रांसफ़र टू कैपिटल रिजर्व विल बी। तो कैपिटल रिजर्व में कितनी अमाउंट ट्रांसफ़र की जाएगी। तो जितनी भी फॉरफीटर अमाउंट होगी वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। तो फॉरफीटर कितना मीन्स कि जितना पैसा हमें रिसीव हो गया था राजू के शेयर के ऊपर, तो राजू ने 200 शेयर थे उसके और 15 रुपये एप्लीकेशन पर पेमेंट कर दी थी, 10 रुपये अलॉटमेंट के हैं, ठीक है। तो ये हो जाएंगे 25 मल्टीप्लाई करेंगे 200, 25 × 200 करेंगे तो ये आ जाएगा 5000। तो सही ऑप्शन ए होगा 5000 रुपीज़ कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र होंगे। अब देखिए नेक्स्ट एक और क्वेश्चन केस स्टडी बेस्ड ही है, तो चलिए इसको रीड करते हैं। Read the following hypothetical text and answer the given questions. Tiger Limited was incorporated on 1st April 2017 with registered office in Mumbai. The capital clause of Memorandum of Association reflected a registered capital of 4 lakh equity shares of ₹10 each and 50,000 preference share of ₹50 ईच। तो 2 तरह के शेयर जो हैं वो टाइगर लिमिटेड में रजिस्टर्ड किए गए हैं, ऑथोराइज्ड कैपिटल है ये। सिंस सम लार्ज इन्वेस्टमेंट्स वर रिक्वायर्ड फॉर बिल्डिंग एंड मशीनरी, द कंपनी इन कंसल्टेशन विद द वेंडर Messrs. KR Limited issued 50,000 equity shares and 10,000 preference shares at par to them in full consideration of assets acquired.
तो बिल्डिंग एंड मशीनरी एक्वायर की गई KOR लिमिटेड से, तो उसके बदले में उनको शेयर दे दिए गए, 50,000 के इक्विटी शेयर दिए गए और 10,000 के प्रेफरेंस शेयर दिए गए। नेक्स्ट है बिसाइड्स दिस, इसके अलावा द कंपनी इश्यूड 1 लाख इक्विटी शेयर्स फॉर कैश एट पार। तो इस जो ऊपर वेंडर को दिए गए KOR लिमिटेड को, उनके अलावा भी पब्लिक को 1 लाख शेयर इशू किए गए इक्विटी शेयर, एंड उनका पेमेंट इस तरह से है पेबल एज ₹3 ऑन एप्लीकेशन, 2 ऑन अलॉटमेंट, ₹3 ऑन फर्स्ट कॉल एंड ₹2 ऑन सेकेंड कॉल। Till date, second call has not yet been made and all the shareholders have paid except Kunal, who did not pay allotment and calls on his 150 shares, and Karan, who did not pay first call on his 100 shares. Share of Kunal were then forfeited and out of them 50 shares were reissued at ₹12 per share. तो एक कुणाल शेयर होल्डर्स है जिसके 150 शेयर्स हैं, तो उसने ना तो अलॉटमेंट का पैसा दिया और ना ही कॉल्स का पैसा दिया। तो एक्चुअली सेकंड कॉल तो अभी तक मेड ही नहीं हुई है, सेकंड कॉल के लिए उन्होंने अभी कहा नहीं है, लेकिन जो फर्स्ट कॉल है ₹3 की, वो भी उसने पेमेंट नहीं किया कुणाल ने, ठीक है। तो आगे करण एक और शेयर होल्डर्स हैं जिसके 100 शेयर हैं, उसने भी फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया है, लेकिन जो करण है उसके शेयर को फोरफीट नहीं किया गया, लेकिन जो कुणाल था उनके शेयर को आगे फोरफीट कर दिया गया, वापस ले लिया गया कंपनी के द्वारा, टाइगर लिमिटेड के द्वारा, एंड आउट ऑफ देम, और जो उसके 150 शेयर थे उसमें से 50 शेयर्स को दोबारा आगे रीइशू कर दिया गया ₹12 पर शेयर, ₹12 पर शेयर के हिसाब से। तो यहाँ पर क्वेश्चंस इस तरह से हैं, शेयर इशू टू वेंडर्स ऑफ बिल्डिंग एंड मशीनरी वुड बी क्लासिफाइड एज, तो जो बिल्डिंग एंड मशीनरी है, ठीक है, उसको कैसे क्लासीफाई करेंगे, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, एम्प्लॉइज स्टॉक ऑप्शन प्लान, इशू फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश एंड राइट इशू ऑफ द शेयर। तो यहाँ पर ये सी ऑप्शन सही होगा, इशू फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, कैश नहीं दिया तो उनको शेयर ही दे दिए गए वेंडर को बिल्डिंग एंड मशीनरी के। क्वेश्चन नंबर 34, हाउ मैनी इक्विटी शेयर ऑफ द कंपनी हैव बीन सब्सक्राइब्ड। तो इक्विटी शेयर कितने सब्सक्राइब हुए हैं वो यहाँ पर कैलकुलेशन करनी है। तो देखिए यहाँ पर 50,000 इक्विटी शेयर वेंडर को दिए गए और जो कंपनी ने पब्लिक को इशू किए इक्विटी शेयर वो 1 लाख के ये हो गए, तो टोटल शेयर यहाँ पर हो जाएंगे 1,50,000 शेयर, दोनों को ऐड करके इक्विटी शेयर की बात कर रहे हैं। और आगे जो शेयर थे, जो करंट था उसके शेयर तो फोरफिट नहीं हुए, वो तो इसमें ही इंक्लूड है, लेकिन जो 150 शेयर थे कुणाल के जो कि फोरफिट कर लिए गए थे, उनमें से सिर्फ 50 शेयर को ही आगे रीइशू किया गया, लेकिन जो 100 शेयर हैं अभी वो आगे इशू नहीं हुए हैं। तो यहाँ से 100 हम माइनस कर देंगे तो ये आंसर आ जाएगा 1,49,900। तो इसका जो सही ऑप्शन यहाँ पर होगा वो सी होगा, ठीक है, 1,49,900। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम रिफ्लेक्टेड इन द बैलेंस शीट एट द एंड ऑफ द ईयर। तो सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना अमाउंट रिफ्लेक्ट होगा एट द एंड ऑफ द ईयर, जो भी बैलेंस शीट प्रिपेयर की जाएगी। तो यहाँ पर देखिए 50 शेयर इशू किए गए हैं, ठीक है, 50 शेयर री इशू किए गए हैं, तो 50 शेयर ₹12 के हिसाब से इशू किए गए, ₹600, और जो अमाउंट थी उनके ऊपर वो ₹8 के पर वो मतलब कॉल्ड अप अमाउंट ₹8 थी, तो यहाँ पर 400 ये आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो ₹200 है वो सिक्योरिटी प्रीमियम रिज़र्व में चला जाएगा, ठीक है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिज़र्व में ये पैसा चला जाएगा, ये प्रॉफिट है कंपनी के लिए।
तो इसको बैलेंस शीट में दिखाया जाएगा, जो कि एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर बनाई जाएगी। तो जो 200 रुपीज़ यहाँ पर सही ऑप्शन होगा। देखिए ऑप्शंस इस तरह से हैं, सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट अमाउंट ऑफ शेयर फॉरफीचर वुड बी रिफ्लेक्टेड इन द बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में शेयर फॉरफीचर की कितनी अमाउंट दिखाई जाएगी। तो क्योंकि यहाँ पर देखिए 150 शेयर थे और 50 शेयर इशू हो गए आगे, मतलब री इशू कर दिए गए, तो 100 शेयर का ही जो अमाउंट है फॉरफीचर का वो दिखाना है। तो यहाँ पर 100 शेयर का फॉरफीचर अमाउंट की, तो यहाँ पर 300 रुपीज़ इसका आंसर आएगा। तो सही ऑप्शन जो होगा इस क्वेश्चन का वो होगा 300A। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक केस स्टडी ही है और नीचे क्वेश्चंस गिवन है। तो यहाँ पर दिया गया है, द मोटो ऑफ फार्मा लिमिटेड, अ कंपनी engaged in the manufacturing of low cost generic medicine, is healthy India. Its management and employees are hardworking, honest and motivated. The net profit of the company doubled during the year ended 31st March 2020, and encouraged by its performance, the company decided to give bonus to all the employees at double the rate than last year. ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पर गिवन है फॉर द ईयर अंडर 31st मार्च 2020 के लिए। यहाँ पर्टिकुलर्स गिवन है और यहाँ पर अमाउंट गिवन है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जिसको कि हम नेट सेल भी बोल सकते हैं, 20 लाख रुपीज़ है। यहाँ पर एक्सपेंसेस गिवन है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, चेंज इन इन्वेंट्रीज ऑफ फिनिश्ड गुड्स एंड वर्क इन प्रोग्रेस, वो दिया है अमाउंट। एम्प्लॉयज़ बेनिफिट एक्सपेंसेस गिवन है, फाइनेंस कॉस्ट, अदर एक्सपेंसेस, टोटल एक्सपेंसेस, ये सारे टोटल कर दिए गए, एंड प्रॉफिट फ्रॉम द ऑपरेशन, इसमें से इसको माइनस करके 6 लाख प्रॉफिट आ गया। तो यहाँ पर क्वेश्चंस इस तरह से बने हैं, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन फॉर द ईयर विल बी। तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है, ऑप्शंस यहाँ पर गिवन है। तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू कैलकुलेट करने के लिए एक तो ये कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड 11,25,000 प्लस चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स, इसको प्लस किया जाएगा। एक्चुअली ये कॉस्ट में ही आ जाएंगे दोनों, तो इनको प्लस करेंगे तो 11,75,000 आ जाएगा, और जो सही ऑप्शन इनमें से होगा वो ए होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस फॉर द ईयर विल बी। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हमें निकालना है। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में एम्प्लॉयज़ बेनिफिट एक्सपेंसेस 30,000 आ जाएंगे, एंड अदर एक्सपेंसेस 1,70,000 आ जाएंगे, और 30 + 1,70,000 को जब प्लस करेंगे तो ये 2 लाख रुपीज़ आ जाएगा। सही ऑप्शन जाएगा बी। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 39, ऑपरेटिंग रेशो फॉर द ईयर 2020 विल बी। ऑपरेटिंग रेशो कौन सा रहेगा, यहाँ पर कुछ ऑप्शंस गिवन है, तो ये हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। चलिए कैलकुलेट करते हैं। तो ऑपरेटिंग रेशो के लिए हमें ये कॉस्ट लेनी है पहले, जो हमने फर्स्ट वाले में कैलकुलेट की, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है, फिर उसमें हमने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को ऐड कर देना है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी हमने 2 लाख यहाँ पर कैलकुलेट किए हैं। तो इन दोनों को ऐड करके जो भी आएगा, डिवाइड हमें नेट सेल से करना है। नेट सेल हमें गिवन है इधर क्वेश्चन में 20 लाख रुपीज़, और मल्टीप्लाई 100 कर देंगे। ठीक है, तो जो आंसर आएगा वो इसका सही करेक्ट आंसर होगा। तो अब हम कॉस्ट को ऐड कर लेते हैं। 11,75,000 प्लस करेंगे 2 लाख ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो अभी हमने कैलकुलेट किए थे, डिवाइड नेट सेल जो कि 20 लाख गिवन है, मल्टीप्लाई करेंगे 100, क्योंकि हम परसेंटेज निकाल रहे हैं। तो इनको पहले हम प्लस करेंगे। ठीक है, प्लस करके ये आ जाएगा 1375 एंड 3 zeros डिवाइड 20
लाख मल्टी 100, और इस तरह से ये कट हो जाएंगे। और इनकी जब कटिंग करेंगे हम तो आंसर आएगा 68.75% यहाँ पर आंसर आ जाएगा। और जो ऑप्शंस अगर हम देखें तो ऑप्शंस में सही जो आंसर है वो सी है, 68.75%, तो सी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो फॉर द ईयर 2020 विल बी। ग्रॉस प्रॉफिट पूरे साल का कितना है वो यहाँ पर कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो जीपी यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए हमें नेट सेल जो कि गिवन है 20 लाख, उसमें से कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू जो अभी हमने कैलकुलेट किया था 11,75,000, इसको माइनस करेंगे और जो भी अमाउंट आएगी उसको डिवाइड करना है नेट सेल से, मल्टी 100 करेंगे। तो क्योंकि इसका जो फार्मूला जाता है जीपी रेशो का वो इस तरह से होगा, जीपी की अगर हम रेशो निकालें तो फार्मूला है ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड नेट सेल मल्टी 100, ठीक है। तो अब हमें ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, हम ग्रॉस प्रॉफिट नेट सेल में से अगर हम कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू माइनस कर देते हैं तो वो आ जाएगा। तो ये 20 लाख है और जो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू था वो कैलकुलेट किया था 11,75,000, ठीक है। और ये आ जाएगा माइनस करके 8,25,000 रुपीज़, ठीक है। अब इसको इस इंफॉर्मेशन को यहाँ फिल कर लेते हैं। तो यहाँ पर जीपी आ गया 8,25,000 डिवाइड नेट सेल हमें पता है क्वेश्चन में गिवन है 20 लाख, ये गिवन है मल्टी 100 करेंगे, ठीक है। तो 20 से ये जब हम इनको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा 41.25, तो ये सही आंसर इसका होगा। अब ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शंस में गिवन है 41, 40, तो जो हमारा आंसर मैच हो रहा है वो ए से मैच हो रहा है 41.25%, तो सही जो आंसर होगा वो ए होगा। तो इस तरह से आपने देखा कि हमने 40 क्वेश्चन यहाँ पर कैलकुलेट किए हैं और मुझे लगता है कि ये 1 आवर में हमने कंप्लीट कर लिए हैं। और ये जो पेपर होगा अकाउंट का वो 90 मिनट का होगा। तो यहाँ पर आपको स्ट्रैटेजी इस तरह से रखनी है कि जो भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन होंगे वो आपके अच्छी तरह से प्रिपेयर होने चाहिए, क्योंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चन में जब आप उनको जल्दी कर लोगे तो वहाँ आपकी टाइम सेविंग होगी, जिसका यूज़ आप केस स्टडी में कर सकते हो उस टाइम का। और इस तरह से आपके पास रिवीजन के लिए भी कुछ टाइम मिल जाएगा एग्ज़ाम में। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें एंड रैंकर कोचिंग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।